हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम लेने वाले हमारा स्पेशल सेशन जी हाँ जीके का। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हमारे एसएसटी सोशल स्टडीज के कुछ टॉपिक्स की, जिनको हम बहुत ही ईगरली वेट कर रहे थे काफी टाइम से कि कब हमारा जीके का सेशन स्टार्ट होगा, कब हम लोग अपने जीके के यानी एसएस के टॉपिक्स को लेना शुरू करेंगे। जीके में एक्चुअली मैं आपके साथ में रहूंगी एसएसटी के पोर्शन के अंदर। साइंस का पोर्शन जो है, जो हमारे जीके के अंदर आता है, वो पोर्शन संभालेंगे हमारे साइंस के टीचर। तो उसके लिए जल्दी हम लोग इसको भी स्टार्ट कर देंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले जो चैप्टर लेने वाले हैं, जो टॉपिक हम लेने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हमारी देश की पहचान है और जिससे हमारे देश के अंदर जान है। जी हाँ, हम बात करें आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर इज द बेस ऑफ इंडिया। इंडिया की पहचान है एग्रीकल्चर, क्योंकि आज हमारे देश में सबसे ज्यादा जो फाइनेंशियली इकोनॉमिकली जो हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, आज अगर एग्रीकल्चर नहीं होता तो कोई भी हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। आज हमारे देश के अंदर इतने बड़े बड़े जो लोग हमसे आज बिजनेस डीलिंग्स कर रहे हैं, आज हमारे साथ में जो कनेक्टिविटी बनी है, वो हमारे इसी सेक्टर की वजह से बनी हुई है। एंड हेड्स ऑफ, सबसे बड़ी बात, इसी की वजह से एक देश चल रहा है। आज हम लोग घरों में अपने सुकून से बैठकर रोटी खा रहे हैं, तो उसका क्रेडिट किसको जाता है? इसी सेक्टर को जाता है, एग्रीकल्चर को। तो चलिए जानते हैं सेक्टर के बारे में। सबसे पहले हम देते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन हम सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार एग्रीकल्चर कहते कैसे। देखिए, एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। हमारे यहाँ पर तीन तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। इकोनॉमिक का मतलब होता है वो एक्टिविटीज जिनके जरिए इंसान अपने क्या करता है, दो वक्त की रोटी का जुटाव, और ये होती है तीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सबसे पहली है प्राइमरी, देन है सेकेंडरी एंड देन है टर्शरी। ये तीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्राइमरी के अंदर जो आता है वो है एग्रीकल्चर। प्राइमरी का मतलब वो जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर का मतलब समझते हैं, जो चीजें बनाते हैं, और एग्रीकल्चर वो एरिया है जो चीजों को प्रोड्यूस करता है। दूसरा आता है सेकेंडरी, जिसे हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरर कहा जाता है। मैन्युफैक्चरर का मतलब हो गया जो इस गुड्स को यानी इस रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करता है, फिनिश्ड गुड के अंदर कन्वर्ट करता है। ये फिनिश्ड गुड उसका बनाएगा। और फिर आता है टर्शरी, जिसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर, जिसमें हमारी सारी जॉब्स आ जाती हैं, छोटी मोटी और जॉब से लेकर हमारे सारे प्रोफेशनल्स, सारी चीजें आ जाती हैं, रिसर्च आ जाएगा, डेवलपमेंट आ जाएगा, सब कुछ इस सेक्टर में चला जाता है। तो एग्रीकल्चर जो है एक प्राइमरी एक्टिविटी है एंड इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स। और इसके अंदर मेन फंक्शन होता है क्रॉप्स को उगाना, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, फ्लावर्स को, और जानवरों को पालना, यानी रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। पशुपालन भी इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी इसी के अंदर लिया जाता है, उसको इसको इंक्लूड किया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री भी हम जिसको कहते हैं। वर्ल्ड में अगर बात करें तो 50% जो पर्सन हैं वो इंगेज होते हैं एग्रीकल्चर में। आज आप किसी भी जगह चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, वहां पर आपको उसकी आधी से ज्यादा जनता कहाँ मिलेगी? एग्रीकल्चर के अंदर। क्योंकि एग्रीकल्चर इज द बेसिक की ऑफ एनी कंट्री। वो एक की है, सक्सेस की है, हमारा बेस है, हमारी पहचान बनती है। एग्रीकल्चर 2/3 जो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन, यानी 2/3 पॉपुलेशन अगर हम कहें तो हमारे भारत की किसमें इन्वॉल्व है? एग्रीकल्चर में। आज हमारे अगर साउथ में चले जाएं, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, नाम रोशन है दुनिया में एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि आज इनकी वजह से हमारे देश की एक बहुत अच्छी बुनियादी पहचान बन चुकी है एग्रीकल्चर सेक्टर में। ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद हमारे देश के अंदर इतना बड़ा तहलका आया है, जिसकी वजह से आज वर्ल्ड वाइड लेवल पर हमारे जो है प्रोडक्ट्स को, हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को क्या किया जा रहा है? परचेज किया जा रहा है, उसको डिमांड की जा रही है। और आज हमारे बहुत सारे जो इंटरनेशनल लेवल के जो कंट्रीज है वो हमारे साथ में टाई अप करते हैं, ट्रेड करते हैं इन चीजों के लिए। सॉरी। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज एरेबल लैंड। जिस लैंड के ऊपर आप खेती करते हैं यानी फसल उगाते हैं, उस लैंड को हम किस नाम से जानते हैं? एरेबल लैंड, यानी एग्रीकल्चरेबल लैंड कहा जाता है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री। भारत की बात करें तो एग्रीकल्चर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भारत में जितने भी लोग अलग अलग प्रोफेशंस में भले ही चले गए, लेकिन अगर कहें तो हर घर के अंदर अगर बेसिकली अगर इतिहास को उठाया जाए, अगर यही कोई 10 साल पुरानी जनरेशन ले लो या 20 साल पुरानी जनरेशन ले लीजिए, तो आपको डेफिनेटली हर घर में एक किसान जरूर मिलेगा। जी हाँ, या तो फादर या दादा, कहीं ना कहीं हमारा बैकग्राउंड एग्रीकल्चरल फैमिली से बिलोंग है। हम लोग किसी ना किसी से जानते हैं कि किसी ना किसी गांव से बिलोंग, और हर गांव के अंदर हर घर का एक मेंबर किसमें था? एग्रीकल्चर सेक्टर में रहा हुआ है। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, आज हमारे भारत की 2/3 जो जनसंख्या है वो कहां पर है? इसमें है। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी व्हिच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। आज हम जितनी चीजें खा रहे हैं, जितनी भी चीजें इवन हम पहन भी रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन किसकी वजह से है? एग्रीकल्चर की वजह से।
आज आप कोई भी चीज ले लीजिए, इवन ना फास्ट फूड का नाम ले लो, तो फास्ट फूड के अंदर भी जो हम टमाटर है या कोई भी चीज डाल रहे हैं, इवन इन चीज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं पिज्जा बनाने के लिए या बर्गर्स के अंदर, तो वो भी कहाँ से आ रहा है, लाइव स्टॉक से, एनिमल लाइव स्टॉक से आ रहा है। और वो एनिमल किसका पार्ट है, एग्रीकल्चर का पार्ट है। फूड ग्रेन्स के अलावा, इसके अलावा ये रॉ मटेरियल हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज को क्या करता है, रॉ मटेरियल देता है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़े की इंडस्ट्री है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होता है, कॉटन। कॉटन कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर इज द बेसिक और ऑफ ऑल, बेसिक की और इंडस्ट्री ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज, है ना, ये हम कह सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। The transformation from plant to a finished product involves 3 types of economic activities. जैसा अभी हमने बात करी कि किसी भी कच्चे माल से लेकर उसको एक फिनिश गुड के अंदर, यानी एक कॉटन था, कॉटन से आप कहाँ लेकर आ गए, एक टी शर्ट में लेकर आए हो, ये चीज जो प्रोसेस होती है ये 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर होती है। पहला है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी एंड तीसरा टर्शियरी। प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी होती है, ये वो एक्टिविटीज होती है जिसमें हम लोग चीजों को निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे खुदाई कर ली, प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, गैदरिंग हो गया, एक जमाने में हंटिंग भी इसका पार्ट था, पोर्चिंग भी इसका पार्ट था। आज हंटिंग पोर्चिंग पे बैन लग चुका है, इसलिए हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करते। एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो वो भी इसका पार्ट है, फिशिंग इसका पार्ट हो गया, मरीन लाइफ पार्ट हो गया। इवन इन फॉरेस्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हम करते हैं, फॉरेस्ट में गैदरिंग वगैरह, यानी सामान इकट्ठा करना, जड़ी बूटियां लाना, सब कुछ हो गया, ये सब किसका पार्ट है, एग्रीकल्चर का प्राइमरी के अंदर आने वाले पार्ट है। सेकेंडरी कौन सी है, सेकेंडरी एक्टिविटीज वो होती हैं जिसमें इन्हीं रिसोर्सेस को, यानी इन रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड के अंदर क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, जहां पर हम एक फिनिश गुड तैयार करते हैं। जैसे कॉटन लिया या हमने एप्पल लिया, एप्पल को हम लेकर गए इंडस्ट्री में डाला और इंडस्ट्री में डाल के हमने उसको पीस कर उसका क्या बना दिया, उसका हमने जूस बना के पैकिंग करके बेचना शुरू कर दिया। टर्शरी एक्टिविटी ये सपोर्ट करती है प्राइमरी और सेकेंडरी को, क्योंकि ये अपनी सर्विसेज देती है। अब सर्विसेज का मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रेड हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस आ जाता है, एडवर्टाइजिंग आ जाते हैं। ये कुछ ऐसे बेहतरीन यानी बेस्ट टू बेस्ट एग्जांपल्स हैं जिनको हम किस में यूज करते हैं, टर्शरी में। यानी अगर मैं बात कहूँ, देश में भिखारी से लेकर देश के राष्ट्रपति तक जो सारी जॉब्स होती है ना, जो सर्विस प्रोवाइड करने वाली है, वो क्या कहलाती है जी, भिखारी भी एक जॉब है। देखा जाए तो इसके भी बैगर एसोसिएशन वगैरह बनते हैं। अगर आप देखो, ये भी आज एक प्रोफेशनल बिजनेस बन चुका है। बच्चों को किडनैप करके ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग टाइप का और ऐसे जो केसेस हो रहे हैं, वो किसका है, ये भी तो एक बिजनेस ही तो है। आज लोग इसको वैसे अनएथिकल है, हम सब जानते हैं, लेकिन इसको भी इन लोगों ने एक तरह का अर्निंग सोर्स बना दिया। तो दिस विल ऑल कम इन टर्शरी सेक्टर। तो ये सारा किस में आता है, टर्शरी। मैं जो हूँ, मैं भी टर्शरी सेक्टर का ही पार्ट हूँ, बिकॉज आई एम गिविंग माई सर्विस टू द नेशन, to the students by my education, by educating them. नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ। अब एग्रीकल्चर होने के बाद एग्रीकल्चर के टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करें तो हमारे यहाँ अलग अलग किस्म की फार्मिंग होती है। आज से पहले की बात करें, देखो 2 हिस्सों में बांट देते हैं हम एग्रीकल्चर को। एक वो जमाना जो एंशिएंट पीरियड का था और एक आज है मॉडर्न पीरियड। हम 2 पीरियड्स की बात करेंगे। मिडिल पीरियड की बात इसलिए नहीं करेंगे कि मिडिल पीरियड में एग्रीकल्चर वैसे ही चलता रहा, बस थोड़े थोड़े चेंजेस आते गए, वो हम नहीं डाल देंगे। हम बात करेंगे एक एंशिएंट और एक मिडिल। तो हम जाते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है एंशिएंट टाइम, ठीक है, जिसमें हम प्रिमिटिव तरीके से करते थे। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है ये प्रैक्टिस किया जाता था छोटी जमीन के टुकड़ों पर, जहां पर पुराने जमाने के ही टूल्स जैसे कि घसिया हो गया, फावड़ा हो गया, इन्हीं के जरिए क्या किया जाता था, डिगिंग स्टिक्स हो गई, और जिसमें फैमिली क्या करती थी, पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व होता था, बाहर का आदमी नहीं, पूरे परिवार वाले ही उस खेती के अंदर लग जाते थे उसको उगाने में। मान लीजिए 1 एकड़ की जमीन है, उसमें पूरा परिवार ही इंडल्ज है, 5 परिवार है, पांचों के पांचों परिवार उस पर क्या कर रहे हैं, खेती में लगे हुए। अब वो जो उगा रहे उसमें से आधा अनाज, मतलब कुछ अनाज वो साल भर का अपने घर में रख लेते हैं, और बाकी बचा हुआ सरप्लस, जिसे सरप्लस कहा जाता है लैंग्वेज के अंदर, एक्स्ट्रा, उसको मार्केट में ले जाके क्या करते हैं, सेलिंग का काम करते हैं। ये टाइप की जो फार्मिंग होती है ये टोटली मॉनसून होती है, बरसाती खेती होती है। इसे हमारे यहाँ पर शायद बरानी खेती भी कहा जाता है, जो कि मॉनसून पे डिपेंड करती है। हमारी साल भर की फसल जो उगती है वो मॉनसून पड़ते ही क्या हो जाती है, पक जाती है। इसीलिए क्या कहते हैं, फसल पकने से पहले एक हल्की सी क्या चाहिए होती है, जो बौछार, बारिश का सीजन जब इसलिए डिमांडिंग क्यों होता है। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशन। इसके अलावा जो क्रॉप्स होती हैं वो हमारे इस जमाने में, यानी हम जब प्रिमिटिव की बात करें तो उस टाइम में हमारे यहाँ पर फसलें सीजन के अकॉर्डिंग उगती थी, मौसम के अकॉर्डिंग उगती थी। उस समय जो फसल सॉइल की देख कर उगती थी कि भाई किस तरह की सॉइल है, उसी के अकॉर्डिंग। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज मॉडर्न टाइम में बहुत सारे चेंजेस हम देखने को देखते हैं।
इट इज अ स्लैश बर्न। सबसे ज्यादा जो फेमस इसका पार्ट है वो है स्लैश एंड बर्न, जिसे हमारे यहाँ पर और भी नामों से जाना जाता है, जिसको हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं, जिसको झुमिंग फार्मिंग भी कहते हैं, मिल्पा भी बुलाया जाता है, राई भी बुलाया जाता है। बहुत सारे देश अलग अलग नामों से इसको जानते हैं। अब इसको स्लैश एंड बर्न का फार्मर्स क्लियर, इसमें वो क्या करते हैं, एक जमीन का टुकड़ा ले लिया, उस पे जो जंगल होता है उसको काट देते हैं, काटने के बाद उस पे जंगल से जो राख होती है उसको बिछाते हैं, और लगातार 2-3 साल यानी जब तक कि उस लैंड की फर्टिलिटी रहती है तब तक वो खेती करते हैं। जब फसल पकनी कम हो जाती है, यानी मान लीजिए फसल अच्छे से नहीं उग रही है, तो उनको पता लग जाता है कि जमीन की फर्टिलिटी क्या हो गई है, कम हो गई है, खत्म होने वाली। तो उस जमीन के टुकड़े पर वापस वो राख बिछाते हैं, और राख बिछाकर क्या करते हैं, वहां से आगे की तरफ मूव करते हैं। इसीलिए इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है, शिफ्टिंग, फ्रॉम वन पैच ऑफ लैंड टू द अनदर पैच ऑफ लैंड फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोइंग द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर। तो दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो इसको शिफ्टिंग भी कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं, झूमिंग कल्टीवेशन या झूमिंग फार्मिंग भी कहा जाता है। झूम झूम के फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, झूमते 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 क्या कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं। आगे चलते हैं। When the soil fertility decreases, जब soil की fertility decrease होती है तो farmer shift and clear the fresh patch of the land. This type of shifting allows the nature to replenish. इससे क्या हो जाता था, क्योंकि पहले देखिए पॉपुलेशन बहुत लिमिटेड थी ना, तो वो मूवमेंट करते थे, तो पीछे वाले एरिया को काफी टाइम मिल जाता था कि वो वापस से रिकवर हो पाए, और नेचुरल तरीके से हमारी जमीन क्या हो जाती थी, फर्टाइल हो जाती थी। तो लैंड जो थी प्रोडक्टिविटी इस तरह से, एग्रीकल्चर भी लो होता था, फार्मर्स जो थे उनको ज्यादा फर्टिलाइजर्स की और दूसरे मॉडर्न इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब इंटेंसिव की बात करते हैं, ये जस्ट उल्टा है हमारे प्रिमिटिव का। इंटेंसिव में देखिए क्या था, डेंसली पॉपुलेटेड, ये सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं यहाँ पर ईस्ट साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। ज्यादातर जो फार्मर्स हैं आज की मॉडर्न एरा में इंटेंसिव एग्रीकल्चर को यूज कर रहे हैं। इस तरह का टिपिकल फार्म जो होता है ये स्मॉलर होता है देन एल्सवेयर, यानी पूरे वर्ल्ड में बात करें तो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, बिकॉज एग्रीकल्चर डेंसिटी रेशियो जो है फार्मर्स का एरेबल लैंड के मुकाबले ज्यादा होता है, यानी कि वो खेती ज्यादा करते हैं लेकिन खेती करने वाली जमीन क्या होती है, कम होती है। ये है इसका नुकसान। सो हाई इज द पार्ट ऑफ द, जैसे ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया हो गया, फैमिलीज जो होती हैं वो इतना प्रोड्यूस कर लेती है कि उनका खुद का सर्वाइवल हो जाता है वेरी स्मॉल एरिया पर। दे डू दिस थ्रू द केयरफुल एग्रीकल्चर। यहाँ पर वो अच्छी खासी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी कि जो सोइंग हो गया, टिलिंग हो गया, ये सारी चीजें हो गई, रिफाइंड ओवर द थाउजेंड, जो लगातार सालों से चलता आ रहा है, और लोकल एनवायरनमेंट को देखते हुए कल्चरल पैटर्न के अकॉर्डिंग करते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है वेस्ट वर्चुअली नो लैंड। वैसे देखा जाए तो ये लैंड को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती है, क्योंकि एक्चुअल में इसमें पूरे टाइम तक लैंड को यूटिलाइज किया जाता है। पाथ्स एंड रोड्स आर केप्ट एज नैरो, क्योंकि इनके आसपास हम लोग रास्ते भी बनाते हैं एज पॉसिबल टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ एरेबल लैंड, ताकि एरेबल लैंड में ही रास्ता भी निकल जाए, रोड्स भी हो जाए, और ये सारी चीजें भी क्या हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती हैं। लिटिल ग्रीन इज ग्रोन टू फीड द एनिमल। थोड़ा सा एक हिस्से में जानवरों के चरने के लिए भी क्या किया जाता है, अनाज उगाया जाता है। अब बात करते हैं कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग की अगर हम बात करें तो कमर्शियल फार्मिंग जो होता है मेन पर्पस इसका ये होता है कि इसका जितना भी प्रोडक्शन होगा, यानी जो भी फसल हम उगाएंगे उसका एक ही मकसद होता है, वो है मार्केट के अंदर सेल आउट करना। देखिए द मेन कैरेक्टरिस्टिक इस तरह की जो फार्मिंग होती है उसका यूज होता है हायर डोसेस के टाइप के क्या करना, मॉडर्न इनपुट्स को यूज करना, जैसे HYV सीड्स। HYV सीड्स पहले क्या होता था, पूरे साल मतलब पूरा फ्रूट होता था, उसमें से बीज निकाले जाते थे, उनको वो लोग घर में रखते थे, फिर उसके बाद उसको चेक करते थे कि कौन सा बीज अच्छा है कौन सा। उसके लिए पानी का तरीका होता था कि पानी में उन बीज को डाल दिया, सीड्स को डाल दिया, जो नीचे चले गए वो अच्छे हैं और जो ऊपर तैर रहे हैं वो बैड क्वालिटी के, तो उसको लेकर वो जमीन में उगाया करते थे। ये हमारा एक ट्रेडिशनल वे था। आज क्या हो गया, आज आप देख रहे हो HYV सीड्स, यानी पहले से ग्रोन करे हुए बीज आते हैं जिनको आप सीधा ले जाके खेत में डाल दीजिए सीड ड्रिल्स के जरिए या हाथ के जरिए, और कुछ 15 दिनों में छोटे छोटे जो हमारे प्लांट्स हैं, सैपलिंग्स हैं, वो निकलने शुरू हो जाते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स का आजकल यूज होने लग गया, जबकि हमारे पहले के जमाने के किसान इसके अंदर नहीं जानते थे। इंसेक्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, और भी हायर प्रोडक्टिविटी को प्रोड्यूस करने वाले जितने भी मॉडर्न इक्विपमेंट होते हैं या मॉडर्न जो केमिकल्स हैं, उनका इस्तेमाल हमारे इसमें कमर्शियल में किया जाता है। द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अगर हम बात करें तो हर जगह पर कमर्शियल एग्रीकल्चर अलग अलग है। जिस जगह की जो चीज फेमस है, जो चीज खास है, जिसके खुद के देश में ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन बाहर देशों में ज्यादा डिमांड होती है, उसको ही वो चीज क्या करते हैं, ज्यादा उगाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे राइस कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा और पंजाब के अंदर, लेकिन उड़ीसा के अंदर इट इज अ सब्सिस्टेंस क्रॉप। क्यों? क्योंकि उड़ीसा के अंदर जितना उगाया जाता है वहां की पॉपुलेशन ही उसको क्या कर लेती है, कंज्यूम करती है। लेकिन हम जानते हैं पंजाब और हरियाणा दोनों जने जो है वो चावल कम खाते हैं, लेकिन यहाँ की जमीन चावल इतना उगाती है कि वो क्या करते हैं, इसको कमर्शियल यानी कि दूसरे देशों में आउट ऑफ द कंट्री ये क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, और इसकी अच्छी खासी मार्केट में वर्ल्ड वाइड लेवल पर अच्छी कीमत मिलती है। अब हम बात करते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग के डिफरेंस। सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है इसमें फार्मर्स के लिए किया जाता है पर्सनल कंजप्शन, यानी जो भी उगाया जा रहा है वो खुद के खाने के लिए। कमर्शियल इज टोटली बेस्ड ऑन ट्रेड, ये ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए होता है। इसका मेन मकसद होता है मनी अर्न करना, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। इसमें जो होता है सोशल, या हम बात कर सकते हैं फैमिली डेवलपमेंट की बात हो जाएगी। इट इज लेबर इंटेंसिव, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है मैनुअल वर्क पे, यानी कि इसमें ज्यादातर लोगों की जरूरत पड़ती है, जबकि इसमें हमारा मैसिव कैपिटल जो है फार्मिंग पे लगाया जाता है। इसमें फर्टिलाइजर्स या कोई भी किस तरह का केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, जबकि इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स अच्छे खासे तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। लेस यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर एंड टेक्निक्स मेथड, इसमें हम लोग मॉडर्न तरीके के इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना ही हम क्रॉपिंग पैटर्न में ज्यादा यूज करते हैं, ना ही हम मॉडर्न इक्विपमेंट्स या हम लोग मॉडर्न तरीके की मशीनरी का भी इस्तेमाल नहीं करते, जबकि इसमें सारा का सारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ही इस्तेमाल किया जाता है। फैमिली मेंबर्स इनफ होते हैं, यानी इनको ज्यादा नहीं पड़ते। अगर मान लीजिए एक परिवार में 5 सदस्य हैं तो पांचों के पांचों ही काफी हैं इसके अंदर खेत में काम करने के लिए, उनको किसी छठे आदमी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पर फार्मिंग के लिए लेबर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इवन देन दे हायर फॉर दी शिफ्ट्स अकॉर्डिंग, मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून या नाइट शिफ्ट के अकॉर्डिंग भी हायर किए जाते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। एग्रीकल्चर द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो सच में ये एक कला है। कला कैसे है? क्योंकि इसके अंदर भी आपको भाई सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है। मिट्टी को छूकर देखो, उसके रंग के हिसाब से देखो कि कौन सी फसल लगेगी, कैसा टाइप होगा, क्या चीज आएगी, ये सब। तो कल्टीवेशन होता है रेजिंग। एक क्रॉप को जब एक किसान उगाता है तो वो अपने बच्चे की तरह उसको पालता है। जी हाँ, डेफिनेटली अगर आप इस चीज को, फैक्ट को समझे तो हमारे यहाँ किसान जो है वो हमारा, असल में देखा जाए ना तो हमारा पेट भरने वाले जो पिता के रूप में किसान को पूजना चाहिए, क्योंकि वो इंसान उस फसल को रेज करता है। रेज का मतलब समझते हैं, पालना, क्रॉप्स को पाला जाता है। रियरिंग लाइव स्टॉक, साथ साथ में जानवरों का पालन भी होता है, क्योंकि खेतों के दौरान जब फसल पकती है तो फसल में एक्स्ट्रा क्या निकलता है, फॉडर यानी चारा निकलता है, जिसको भूसा भी कहते हैं। और वो किसको खिलाया जाता है? जानवरों को। और जानवर अगर इसको खा लें तो बहुत अच्छा खासा उनका मिल्क, यानी कि बहुत अच्छे मिल्क प्रोडक्ट्स हमें मिल सकते हैं। इट इज कॉल्ड फार्मिंग। तो इसे कंप्लीट मिला के क्या कहा जाता है? फार्मिंग। एक पैकेज हो गया ये पूरा फार्मिंग का। सेरिकल्चर कमर्शियल रेयरिंग, यानी इसमें सिल्क वॉर्म, जब हम सिल्क को पाल के, यानी कि सिल्क वॉर्म को पालते हैं और सिल्क वॉर्म को पालकर उसमें से रेशा निकाल के सिल्क का बिजनेस करते हैं, उसे हम सेरिकल्चर कहते हैं। सेरी सिल्क से रिलेटेड हो गया। इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ फार्मर। ये चाहे ज्यादातर जो आपने देखा होगा शहतूत के जो पेड़ होते हैं, मैलबरी जिसे कहा जाता है, शहतूत के जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर, उनको ज्यादा इसीलिए खेतों में साइड में उगाया जाता है ताकि वहां पर मॉथ, यानी कि जो प्यूपा वगैरह होता है, जो कैटरपिलर वगैरह जो बनता है, उसके बाद मॉथ आ जाता है, जिसमें ऊपर से लेयरिंग बन जाती है एक सिल्वरी सी, उसको लेते हैं कीड़े को और उस कीड़े को वहां से उतारते हैं उस शहतूत के पेड़ से, उसको बॉइलिंग वाटर के अंदर डाल देते हैं, जहां पर वो कीड़ा यानी कि जो वो कोकून होता है वो अलग हो जाता है और ऊपर की जो उसकी बॉडी पर लपेटा हुआ सिल्क होता है वो अलग से फ्लो कर आता है। और बाद में उसको थ्रेड लाइक मशीन के अंदर डाल के सिल्क को क्या किया जाता है? बनाया जाता है। पिसिकल्चर क्या होता है? फिशेस की ब्रीडिंग। आपने देखा होगा हमारे कॉन्टिनेंटल जितने भी एरियाज हैं सबसे ज्यादा डिमांडिंग फूड होता है फिश। खासकर कौन सा? जो बीचेस और सी पर होता है, क्योंकि उनके लिए यही एक सबसे बड़ा सप्लीमेंट्री फूड होता है और ये स्टैपल डाइट में भी है। बंगाल में अगर हम बात करें तो कोई खाना वेस्ट बंगाल में बिना मछली के तो पॉसिबल ही नहीं है। हर थाली में फिश आना बहुत जरूरी है, तभी आप उसको बहुत, अपने ओकेजनली भी अगर देखें या हम ट्रेडिशनली भी देखें तो कुछ जगहों पर फिश जो है बहुत एक्सेप्टेबल फूड माना जाता है। तो टैंक्स वगैरह, बड़े बड़े पॉन्ड्स को लिया जाता है या फिर वो लोग बीचेस के किनारे या समुद्र के किनारे चले जाते हैं जहां बड़े बड़े से एरियाज को डिवाइड करके फिशेस को पाला जाता है। अलग अलग टाइप के फिशेस को लेकर वो पब्लिक करते हैं ट्रेडिंग। विटिकल्चर क्या होता है? अंगूर की खेती को हम विटी कहते हैं। विटी यानी खट्टा, खट्टा यानी कि ग्रेप्स, तो अंगूर खट्टे हैं यानी विटिकल्चर हो गया। हॉर्टिकल्चर वो होता है जिसमें हम वेजिटेबल्स को, फ्लावर्स को और फ्रूट्स को क्या करते हैं? उगाते हैं कमर्शियल यूज के लिए, खुद के नहीं, बड़े पैमाने पर, ताकि मार्केट में बेच सकें और उससे ज्यादा अर्निंग कर सके। तो इसको हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने
कमर्शियल हमारी जो एग्रीकल्चर था उसकी बेसिक जो डेफिनेशन थी, टाइप्स देखे, और हमने देखा कि और कौन कौन से एग्रीकल्चर के अंदर आने वाले अलग अलग टाइप्स के कल्चर है। तो आज हमने छोटा सा इंट्रो लिया है, कल हम हमारी एक और नेक्स्ट क्लास के अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड आगे जो हमारी जो चीजें कि वर्ल्ड वाइड लेवल पर बेस्ट एग्रीकल्चर कौन से एरियाज हैं, वर्ल्ड लेवल पर कौन सी क्रॉप्स को सबसे ज्यादा होता है, कौन सी क्रॉप का क्या रहता है, राइस का टेम्परेचर, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जो हमारे सभी बच्चों के लिए ये जो आज का सेशन था एग्रीकल्चर, इट इज फ्रॉम फॉर द क्लास 6 लेवल टू द 10th लेवल स्टूडेंट। तो ये सभी के लिए क्या है, बहुत अच्छा टॉपिक है जो सबके लिए रहेगा। तो आज की क्लास आई होप अच्छी लगी होगी आपको। थैंक यू सो मच, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगे लाइक कीजिए, एंड छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिए, एंड प्लीज 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 शेयर जरूर कीजिए जिनको भी इसकी रिक्वायरमेंट है। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर एंड सायनारा।